जासूसी डायरीज में अहमद इकबाल की शिकारी चल रही थी। अच्छा। और वो ज़माना था ज़ियाउल हक साहब के उरूज का, जनरल ज़ियाउल हक का। हाँ। और उन्होंने बड़ी सख्त सेंसरशिप लगा रखी थी। अच्छा। उनके जो वो थे, तो जनरल मुजीब थे या पता नहीं क्या नाम था, वो सारे मामला देखते थे। तो जासूसी डाइजेस्ट पर शिकारी में कुछ ऐसे मवाद के हवाले से ऑब्जेक्शन आया कि ये मफाद जो है ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। अच्छा। और जासूसी डाइजेस्ट का डिक्लेरेशन मनसूख। अच्छा, ये कब की बात है? 84। शिकारी की वजह से फिर ऐसा कुछ हुआ? हाँ, बता रहा मैं जो बातें आपको बता रहा हूँ वो बहुत अंदर की बातें हैं कि कभी सामने नहीं आई। अच्छा, ये पब्लिक तक पहुंची ये बात के मैंने ऐसा अपनी कुछ हुआ है? मतलब ये अंदर हाँ, जो आप नहीं, लोगों को तो पता होगा। और सबको पता था, पूरे इंडस्ट्री को पता था। अच्छा, जो आम पब्लिक है, लोग, उन तक ये बात उनको समझ में आया कि ये नहीं, आम पब्लिक को यूँ नहीं पता चला हाँ। कि पर्चा 1 महीने भी लेट नहीं हुआ। अच्छा, पर्चा निकलता रहा, वजह? तो जैसे ही ये सब हुआ हाँ। तो एकदम हंगामी बुनियादों पर इंतजाम किए गए, भाग दौड़ यहाँ से इस्लामाबाद तक। और उसमें मुश्ताक अहमद कुरैशी साहब ने बड़ा किरदार अदा किया। अच्छा अच्छा। वो APNS में थे, APNS में थे, बिल्कुल। और मेरा साहब के तमाम पर्चों को वो डील करते थे अच्छा। APNS में। और फिर उनके मीर शकील रहमान वगैरह से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, और भी आगे भी मेरा साहब के अपने भी ताल्लुकात थे। और एक और साहब उसमें खान आसिफ ने भी एक किरदार अदा किया। अच्छा। वो खान आसिफ के एक दोस्त थे जो इंफॉर्मेशन में थे, सिराज शेख, उनका भी कुछ ऐसा पहले इंतकाल हुआ है। वो वहाँ इंफॉर्मेशन डायरेक्टर थे, उनसे मदद ली गई। तो बहरहाल 1 महीना ख़त्म होने से पहले पहले ही डिक्लेरेशन बहाल हो गया और पर्चा अपने वक्त पे आया। इसलिए किसी को पता नहीं आम पब्लिक को कि क्या हुआ। मैं यही मालूम करना चाहता था कि आम पब्लिक तक ये बात ही नहीं पहुंची कि क्या कुछ हुआ और ऐसा कुछ आ गया। लेकिन अब इदारे में एक भौचाल आ गया, तहकीक शुरू हो गई कि भाई ये काबिल एतराज़ हिस्सा शाया कैसे हुआ। अच्छा। उसमें 2 आदमी बुनियादी जिम्मेदार ठहराए गए। एक तो अहमद सईद। अच्छा। और दूसरे मैं। उसकी प्रूफ रीडिंग मैंने की थी। जिम्मेदारी बिल्कुल। भारत प्रूफ रीडर की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो मसवदे को तब्दील करे या उसमें जो कुछ जा रहा है उसको तब्दील करे। अहमद सईद की थी, लिहाजा वो लपेट में आ गए। मेरा साहब ने मुझे भी बुलाया और पूछा कि तुमको इसमें कोई काबिल एतराज़ चीज़ नजर आई? मैंने कहा नहीं। अच्छा। नहीं थी। वो खामा बस हाँ, ऊपर से वो डंडा घुमा रहे थे उस ज़माने में, वो फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर और सहाफ़त पर हर जगह डंडा घूम रहा था। ज़ियाउल हक के जो वो ओपनिंग बैट्समैन हुआ करते थे, राजा जफरुल हक, वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे या क्या था, तो कुछ नहीं था ऐसा। मैंने कहा नहीं, मुझे इसमें कोई काबिल एतराज़ बात नहीं है। लेकिन बहरहाल इस बात पर उनकी और अहमद सईद के दरमियान हो गया और वो फारिग कर दिए गए। अच्छा। जब वो फारिग कर दिए गए तो मेरा साहब ने मुझे बुलाया, कहने लगे भाई जासूसी का काम तुम संभाल लोगे। अच्छा, उस ज़माने में जासूसी वहाँ जो मुदीर हुआ करता था ना पर्चे का, सारे काम उसी को करने होते थे। अच्छा, A to Z सब। पेस्टिंग भी वो करता था। अच्छा, पेस्टिंग। मसलन अहमद सईद पेस्टिंग भी करते थे, सिर्फ प्रूफ रीडिंग नहीं करते थे। लेकिन इधर सस्पेंस में उस ज़माने में वैसी बधाई नहीं हुआ करते थे। अच्छा। तो वो प्रूफ रीडिंग, पेस्टिंग, एडिटिंग सब कुछ वो खुद करते थे। अच्छा, बाद में मैंने जो देखा ये पेस्टर वगैरह तो बाद में रखेगा। जैसे हम जब मैं था
तो खालिद बारी साहब करते थे या मेरे ख्याल में वो अभी वो मैंने रखवाए आपने? बाद में। पहले मैं खुद भी करता था। अच्छा, जासूस पेस्टिंग, डायरी- जैसे कि आपने अभी बताया। हाँ, मैं ही करता था। जासूस डायरीज की पूरी पेस्टिंग मैंने की, सभी लड़के का। जब हमने सर्कुलर्स निकाला तब मैंने मेरा सोचा कि अब मैं पेस्टिंग नहीं करूँगा, तो फिर ये खालिद बारी साहब को रखा गया। अच्छा अच्छा। वरना ये आर्टिस्ट के तौर पे आए थे खालिद बारी। खालिद बारी। हाँ, ये स्केचेस भी करते हैं। हाँ, तो लेकिन पेस्टिंग भी जानते थे। और फिर इसी तरह जब जमाल इरफानी आया तो जमाल ने भी कहा भाई मैं पेस्टिंग नहीं करूँगा, तो लिहाजा खालिद बारी साहब को रखा गया। अच्छा अच्छा। तो मैं चूँकि वहाँ रहते हुए पेस्टिंग सीख ली थी और सारे काम मुझे आते थे, जब मेरा साहब ने कहा कि भाई तुम संभाल लोगे सारे काम, मैंने कहा हाँ। लेकिन फिर भी उन्होंने एक काम ये किया कि खान आसिफ को डाइजेस्ट का, जासूसी डाइजेस्ट का एडिटर रख लिया। अच्छा लेकिन उनका नाम नहीं दिया। अच्छा, नाम नहीं दिया था। वो बस एडिटर के तौर पे आपका नाम था? नहीं, मेरा भी नहीं था, वो से मेराज रसूल साहब। सिर्फ मेरा रसूल साहब का था। अहमद सईद साहब का नाम निकाल दिया गया। अच्छा। खान आसिफ ने तकरीबन 1 साल तक इंट्रो, नोट वगैरह। अच्छा, वो खान साहब के ज़माने में मुजाहिद शुरू हुई, एम ए राहत साहब ने। हाँ। लेकिन यहाँ सॉरी, यहाँ ये मैं बाप की बात कर रहा हूँ। मुजाहिद जब शुरू हुई तो वो अली यार खान के ही नाम से शुरू हुई, यानी कि कैरेक्टर के नाम से, हीरो के नाम से। अहमद राहत के नाम तो से। एम ए राहत साहब का नाम क्यों नहीं दिया गया? हाँ, उसकी भी एक वजह है। जब अहमद राहत साहब ने सदियों का बेटा जब वो लिख रहे थे तो उनके मेरा साहब से इख्तिलाफात हो गए थे। अच्छा। और उन इख्तिलाफ की बुनियाद पर इन इख्तिलाफात के हवाले से मैं सब डाइजेस्टों की रिफेरा में लिख चुका हूँ कि वो क्यों शुरू हुए, कैसे हुए, क्या हुआ। तो वो अलग हो गए थे। अच्छा। और मेरा साहब की गुड बुक में नहीं रहे थे। लेकिन एम ए राहत साहब के एक बहुत बड़े फैन थे, जो जासूसी डायरीज पब्लिकेशंस के बड़े अहम आदमी थे, गुलाम किबरिया बेग। जी जी, उनका नाम। राहत साहब के वो बहुत बड़े फैन थे। अच्छा। जब राहत साहब ने हमारे यहाँ से छोड़ दिया और मुख्तलिफ जगहों पर लिखते रहे और उसमें उनका पूरा नहीं पड़ा था, और वो तो बहुत लिखने वाले आदमी थे, तो गुलाम किबरिया बेग ने मेरा साहब से सिफारिश की तो भाई कोई काम दो इन्हें भी। तो उनकी सिफारिश पे उनको मुजाहिद लिखने के लिए दे दी गई। अच्छा। मुजाहिद वो लिखते थे लेकिन वो छपती नहीं थी। उनका नाम नहीं आता था? नहीं नहीं, नाम क्या, वो छपती नहीं थी। क्यों? वो दम हो रही थी, पैसे जा रहे थे। अच्छा। जब ये हादसा हुआ जासूसी डायरीज का और सख्तियाँ आई, हाँ। तो 2 किस्तों पर मसला हुआ। एक तो उसमें चल रही थी सस्पेंस में चल रही थी अफसा अनवार सिद्दीकी की, दरख्शां अनवार मुस्तफा सिद्दीकी। बिल्कुल बिल्कुल, दरख्शां चल। उसको बंद किया गया और उसकी जगह अकली मलीम की मौत के सौदागर शुरू की गई। वो अफसा मावराई थी और उसमें बहुत से मसले थे, सेक्स का भी था, वो चीज़ें थी। उसे बंद कर दिया गया। दूसरी जासूसी डायरीज की किस्त थी जब्बार तौकीर की गुमराह भी ऐसी किस्त थी कि वो बड़ा खुल के लिखा करते थे मौसू को। जी। अब मेरा साहब परेशान, इनका क्या, और किस्त सुपर हिट थी, मेरी पसंदीदा तरीन कहानी है वो। उसे रोका नहीं जा सकता था, तो क्या करें। अच्छा, फिर मौसूफ लिखते इस तरह थे, तो एम ए राहत भी इस तरह लिखते थे कि उनकी तहरीर हर एक नहीं पढ़ सकता। अच्छा, मतलब बदखत थे या बहुत तेज़ लिखते थे? तेज़ लिखते थे, और इतना तेज़ लिखते थे कि मालूम है कलम रख दिया तो उठाना नहीं है। अच्छा। तो उनकी तहरीर आमतौर से पढ़ना मुश्किल होता था, लेकिन जिन लोगों को आदत हो जाती थी वो वो पढ़ लेते थे। जब्बार तौकीर भी कुछ ऐसा ही लिखते थे। अच्छा।
तो मेरा साहब को जब उनका मशवरा दिया गया तो उन्होंने कहा भाई मैं तो नहीं पढ़ सकता ये। खान आसिफ ने कहा मैं भी नहीं पढ़ सकता। अच्छा, हाथ उठा लिया उन्होंने भी। उन्होंने भाई फराज पढ़ लेगा। मैं पढ़ता था। अच्छा, बड़ी बात है। तो वो मुझे दे दी गई कि भाई इसकी एडिटिंग की जिम्मेदारी तुम्हारी, इसमें कोई ऐसी चीज़ जाने ना पाए कि जो काबिल वो तो- गिरफ्त हो। वो तो गालियाँ तक लिख दिया करते थे ना। हाँ, आपने बताया था मुझे ये बात एक दफा गुमराह में। अब पंजाबी जबान की गालियाँ वगैरह ठोंक दिया करते थे, खास तौर से वो जो आबी किरदार था। आबी, असलम आबी। हाँ वो तो बड़ा ही फिकर था। हाँ हाँ, वो उसका जो हीरो का दोस्त होता है, हाँ तो वो खुल्लम खुल्ला लिख देते थे गालियाँ। हाँ, तो तो फिर ये लिहाजा वो मेरी काटना पड़ता होगा। जाहिर है मैंने बहुत काटा उसको, उसमें जो कुछ था। तो एक तो वो हुआ, और इधर जनाब अली वो रक्षा बंद हुई, उसकी जगह मौत मौत की की सौदागर सौदागर शुरू हुई अकलीम साहब की। सलीम साहब की, और पूरा सेटअप चेंज हो गया। अच्छा, अहमद सईद चले गए, उनकी जगह खान आसिफ आ गए। ठीक है। अच्छा फराज साहब, सरगुज़िश्त, जासूसी के बाद फिर सरगुज़िश्त भी निकला, लेकिन सरगुज़िश्त का आइडिया कैसे आया ये लोग जानना चाहेंगे, और ख़ुद मैं भी जानना चाहूँगा। सरगुज़िश्त का आइडिया कहाँ से आया? ये जो अभी हमने बात की थी ना कि खान आसिफ वहाँ आ गए थे और जासूसी के मुदीर के तौर पे काम कर रहे थे, जी। तो वो तो एक आर्जी था, लेकिन दर हकीकत खान आसिफ चाहते थे कि वो मेरा साहब के साथ मिलकर एक पर्चा निकालें। ठीक। तो प्रोग्राम ये बना था कि वो पर्चा कैसा हो और क्या हो। अच्छा। तो मेरा साहब का और उनका मंसूबा था, और उसी में ये नाम सरगुज़िश्त सामने आया था। अच्छा। तो सरगुज़िश्त निकालने का प्रोग्राम मेरा साहब और खान आसिफ। खान आसिफ का था, लेकिन साल भर ही में दोनों में इख्तिलाफात हो गए, अच्छा। क्योंकि खासा भी चाहते थे कि पर्चे का डिक्लेरेशन उनके नाम हो। अच्छा। मेरा साहब इस बात को पसंद नहीं करते थे। वो कहते थे कि ठीक है मुदीर आप होंगे, और बाकायदा इसकी तैयारियां इतने ज़ोर शोर से हुई कि उसी ज़माने में यानी 84 में सस्पेंस और जासूसी और पाकिज़ा में सरगुज़िश्त के इश्तिहार छप गए थे कि वो आ रहा है। नाम भी नाम भी, suggest हाँ हो नाम भी उस पर आ गया था कि मुदीर खान आसिफ, अच्छा। सब हो चुका था। अच्छा। अच्छा। लेकिन वो इख्तिलाफात इतने बढ़े कि फिर बिलाखिर खान साहब छोड़ के चले गए, और वो आइडिया वहीं रह गया। और वो आइडिया फिर दोबारा जो है 90 में आया, तो वो भी मैं अपने उसमें लिख चुका हूँ सारा कि किस तरह हुआ क्या हुआ। वो एक लंबी कहानी है। दोबारा ये कि ये आइडिया मेरा साहब और खान आसिफ का मुश्तरका आइडिया था। अच्छा, यानी कि जब दोबारा आया तो फिर वो आपने मेरा साहब को याद दिला। मेरा साहब को मैंने मशवरा दिया था कि एक पर्चा और निकाला जाए, अच्छा। तो उनके जहन में वही सरगुज़िश्त था। सर्विस फंसा हुआ उनके दिमाग में। तो इसलिए सरगुज़िश्त, फिर सरगुज़िश्त का डिक्लेरेशन लिया गया दोबारा, अच्छा। अच्छा। और इस तरीके से फिर सरगुज़िश्त का इजरा हुआ। पहला मुदीर उसका मैं मुकर्रर हुआ, जी जी। और फिर वो चला। आपने तो उसमें बड़े एक्सपेरिमेंट भी किए, हाँ, नए नए दूसरी शादी नंबर, खुदकुशी नंबर, हाँ, फलाना, खुदकुशी नंबर। बहुत चीजें हुई। अच्छा, कुंवारी नंबर। कुंवारी नंबर, वो मुझे याद, मेरे पास तो पूरा सेट था उसका। हाँ। अच्छा फराज साहब, मैं आपसे थोड़ा मुख्तसर, थोड़ा सा राइटर्स से जिनसे आपके ताल्लुकात रहे, जिनसे आपने जिन लोगों से लिखवाया, जैसे मैं अगर ताहिर जावेद मुगल की बात करूं, तो उनको वो क्या पहले से आ चुके थे या आप उनको लेकर आए? नहीं, वो पहले से आ चुके थे, मैं नहीं लेकर आया उनको। अच्छा, तावान लिखवाने तावान लिखवाने में मैंने उनको, आपका, और फिर मैं गया लाहौर, और ताहिर के घर में मैं मुस्तकिल डेरे डाल दिए, और उनसे उस पर डिस्कशन की काफ़ी, तो सब, और फिर वो लिखी मतलब तावान का एक आपने बताया था कि इस तरह की लिखें, गुमराह से मेरे ख्याल में थोड़ा सा, असल में गुमराह से इंस्पायरेशन थी, क्योंकि गुमराह बंद कर रहे थे। अच्छा, क्योंकि वो बल्कि बंद कर दी गई थी, क्योंकि जबार तकी का इंतकाल हो गया, बिल्कुल, तो उनकी बचे हुए उसको कंप्लीट किया वसी बदायूनी है, वसी बदायूनी साहब, तो सस्पेंस के वजह से। तो फिर बाद में ताहिर को जाके मैंने समझाया, और उन्होंने पहली किस्त जो लिखी थी वो गुमराह ही का नया सिलसिला था। जब वो आई, वैली के लें, हाँ जब वो आई और हमने पढ़ी, तो मेरा साहब ने कहा नहीं ये ज़्यादती होगी, बेहतर यही होगा कि इसका नया नाम रखा जाए
और इसके किरदारों का नाम गुलाम जिलानी और आबी के बजाय नए नाम रखे जाएं। नहीं, एक मिनट, तो क्या जब तावान की पहली किस्त आई थी तो उसके अंदर गुलाम जिलानी, हाँ। असलम आबी, हाँ, ये सब थे, यही थे? यही थे। अच्छा, अब मैं आपसे थोड़ा सा मुईउद्दीन नवाब के बारे में अगर आप बताएंगे थोड़ा सा इनके बारे में। नवाब साहब बड़े जीनियस थे और बड़े बेतहाशा लिखने वाले और बहुत शरीफ और बहुत दिलचस्प इंसान थे, लेकिन ये कि बहुत महदूद अपने आप को रखते थे। वैसे भी आपको पता ही है, उन्होंने तीन चार शादियाँ कर ली थी, तो उनकी एक तो वही मसरूफियत कुछ कम नहीं थी, तो वो किसी से ज़्यादा मिलते जुलते नहीं थे। जी। मुझसे बहुत ज़्यादा मरासिम इसलिए हो गए थे कि कुछ अर्सा क्या 2-3 साल वो मेरे पड़ोसी रहे। अच्छा अच्छा। वहीं मैंने भी फ्लैट ले लिया था बंस रोड पर, दफ्तर के करीब। वहीं नवाब साहब की तीसरी चौथी बेगम अच्छा। भी वहीं, तीसरी बेगम भी वहीं थी। तो हमारे फैमिली टर्म्स हो गए थे। अच्छा अच्छा। मेरी वाइफ और बच्चे, उनकी वाइफ और बच्चे एक दूसरे के घर में आना जाना। लेकिन इस सबके बावजूद नवाब साहब ना किसी से फ्री होते थे, ना ज़्यादा बेतकल्लुफ़ होते थे। अच्छा। और अपने अलग माहौल में रहते थे, मतलब काम 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 और सिर्फ काम। मतलब बाकी नवाब ही थे वो। नवाब। अच्छा, जैसे ताहिर, उनसे जब्बार तौकीर से आपका नहीं, जब्बार तौकीर से मैं कभी नहीं मिला, कभी नहीं हुआ इनसे? वो पिंडी में थे। अच्छा। और वो कभी कराची नहीं आए मेरी मौजूदगी में, कम से कम। ना मैं कभी वहाँ पिंडी उनसे मिलने गया, मेरी उनसे कभी मुलाकात। अच्छा अच्छा। अब मैं एक चीज़ का ये पूछूंगा, नवाब साहब की जो एक मुख्तसर सी उनकी कहानी के लिए ज़िंदगी की नवाब भी थी, वो सरोज के दूसरे शुमारे में आई थी, वो आपने लिखवाई थी? हाँ। तो उन्हें इसको किस बार आप लोगों ने नहीं कर किया, एक मुख्तसर एक कंप्लीट करके दे दी? एक रिसाले को बूस्ट भी देना था कि नवाब साहब की नवाब भी थी, आपने लिखवाई। अच्छा अच्छा। इसके अलावा अकलीम साहब, उनके बारे में भी अगर मुझे, जैसे कि उनका जो मौत के सौदागर, मेरे ख्याल में डाइजेस्टों की तारीख की दूसरा सबसे बड़ा किस्तवार नॉवेल है। उसके अलावा भी अकलीम साहब जासूसी के पहले बानी मुदीरों में हैं। जी। मैं बताया ना आपको कि 3 नाम आते थे, इकबाल, अकलीम अलीम और अहमद राहत। अच्छा, अहमद राहत। और पहली किस्तवार कहानी जो जासूसी में शुरू हुई, शायद पहली या दूसरी, वो थी संतराश। वो अकलीम साहब ने लिखी थी। अच्छा। और उस वक्त जिस किस्म की कहानियाँ चल रही थी डाइजेस्टों में, वो उनसे हटकर थी। अच्छा। वो अरब के पस मंज़र में थी, इराक़ के। फिर उनके बाद मफरूर, फिर मौत के सौदागर, मतलब। लेकिन देखा जाए तो अकलीम साहब ने लिखा, अगर सिर्फ हम उनको जमा किया जाए तो लिखा तो बहुत, लेकिन नज़र इतना ज़्यादा नहीं आ सकी। दूसरी बात ये कि वो बहुत ज़्यादा यूँ नहीं लिखते थे कि उनकी अपनी जो मसरूफियात थी माजी में, मैकेनिकल इंजीनियर थे। अच्छा, मैकेनिकल इंजीनियर। हाँ। अच्छा। और वो बाकायदा किसी फैक्ट्री वगैरह में जॉब करते थे या उसके मैनेजर वगैरह थे, अच्छी पोस्ट पर थे। अच्छा। तो उनको ज़रूरत नहीं थी ज़्यादा लिखने की, बस वो एक किस्त लिख ली बहुत। और वो भी मुश्किल, और वो भी सिर्फ उनसे मिराज साहब लिखवा सकते थे, क्योंकि मिराज साहब से बहुत दोस्ती थी, बहुत दोस्ती। अच्छा। बहुत करीब तरीन लोगों में मिराज साहब के अकलीम साहब थे, इब्तिदा से, जासूसी दायरे निकलने से भी पहले से। अच्छा। बल्कि उनके वालिद से भी ताल्लुकात थे, मिराज साहब के वालिद से भी अकलीम साहब, तो बहुत सीनियर मोस्ट लोगों में से। अच्छा, मुझे महमूद मोदी साहब ने भी काफ़ी लिखा, और फिर एक आपने उनसे किस्त भी लिखवाई, सरकश। क्या कैसा रहा मोदी साहब ने? मोदी बड़ा नाइस आदमी है, नफीस आदमी है, और वो भी बड़ा सेलेक्टेड आदमी है। हाँ। हर शख्स, हर लल्लू पट्टू से उनके ताल्लुकात नहीं होंगे। सोफिस्टिकेटेड किस्म के बड़े बावकार इंसान। हाँ। उनसे तो खैर मेरा भी अच्छा रहा। वो भी बहुत पहले से, और उससे भी पहले से वो जनाब अली जो धनक कनक और जी, सब मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने बताया। हाँ, और फिर वो बहुत ज़्यादा करीब रहे अजहर कलीम के। अजहर कलीम के, बिल्कुल। और फिर बहुत ज़्यादा काम किया, उनका बहुत काम है। अच्छा फराज साहब, थोड़ा सा मैं काशिफ ज़ुबैर के बारे में मुझे बताइएगा। उनको लाने वाले बल्कि एक एरिया कहा जाए कि दरियाफ्त करने वाले आप। हाँ, इसलिए
उसकी कहानी मुझे डाक से मौसूल हुई थी, पहली डाक कहानी। से भेजी। कहानी पढ़ के मैं चौंक गया, अच्छा। यार ये तो ऐसा ऐसा ऐसा, इसमें तो बहुत टैलेंट है। तो मैंने फ़ौरन उस कहानी को लगाया और उससे फ़ोन पे रब्ता किया और कहा भाई तुम आ जाओ मिल लो। तो मालूम हुआ कि मैं आ नहीं सकता। जी। तो बाद में मुझे पता हो जाए उसकी वजह क्या थी। फिर मैंने कहा फिर भी एक मुलाकात ज़रूरी है। तो उनकी वालदा ने कहा कि हम जहाँ रह रहे हैं या मॉडल कॉलोनी में, यहाँ तो आपको बुला नहीं सकते। तो उन्होंने गुजर नाला, अच्छा, गुजर नाला, वहाँ एक मकान था, वहाँ पर वो लेकर आए उसको। अच्छा। और वहाँ मेरी उससे मुलाकात कराई, काशिफ भाई से। वो मेरी उससे पहली और आखिरी मुलाकात थी। अच्छा, बाकी फिर आपका वैसे ही रब्ता रहा। तो अच्छा, आपने क्या फिर बाद में आगे जो उन्होंने जिस तरह से लिखा और आपने लिखवाया, तो क्या आपको लगा कि क्या चीज़ दरियाफ्त कर ली आपने? क्योंकि वो जीनियस था, जीनियस आदमी और ऑलराउंडर, गैर मामूली। मेरे ख्याल में जो मैं उनके बारे में मैं एक जुमला कहता हूँ और लिखा है मैंने एक बहुत जगह पे, कि जो ये डाइजेस्टू की जितने भी बड़े राइटर हैं, अकलीम साहब, नवाब साहब, मोदी साहब और जो भी अहमद इकबाल वगैरह, जो डाइजेस्टों का जिन्होंने इतना काम किया, एम.ए. राहत, ताहिर जावेद मुग़ल, ये उस सफ़ में खड़ा हुआ सबसे अगर आखिरी कोई बड़ा अदीब है तो काशिफ ज़ुबैर। मेरे ख्याल में फराज साहब, मुझे भी इतना टाइम हो गया, उसके बाद कोई बड़ा अदीब नहीं आया। बेशुमार। दूसरी बात ये कि जितने राइटर हैं, मोहद्दीन नवाब, अहमद इकबाल, महमूद अहमद मोदी और बहुत अनवार सिद्दीकी वगैरह वगैरह, इन सब ने क्लासिकल अदब भी बहुत पढ़ा है। अच्छा। और ये बड़े अरसे से पढ़ रहे थे और लिख रहे थे, लेकिन उसकी तो उम्र ही बड़ी मुख्तसर थी। बहुत कम उन्होंने, उसने बहुत कम उम्री में इतना कुछ पढ़ा और अपनी माजूरी के बावजूद और इस काबिल किया ख़ुद को कि वो इतनी आला दर्जे की तहरीर लिख सके और कहानियाँ लिख सके और क्रिएशन। देखो एक बात सुनो, खाली तहरीर की कोई अहमियत नहीं है। ऐसे राइटर भी मैंने देखे हैं जो तहरीर तो उनकी बहुत अच्छी है, ज़बान और बयान पर बड़ा उबूर है उन्हें, लेकिन उनके यहाँ वो जो तख्लीक का वो जो अमल है, टैलेंट है वो नहीं है। राइटर हैं वो, हैं ऐसे बहुत से, मैं जानता हूँ। ये है। अच्छा फराज साहब, आप थोड़ा सा आपके निजी ज़िंदगी के बारे में भी, कि आपने फिर थोड़ा सा गुजर बताइए। ज़िंदगी यही है कि पहली शादी मेरी हुई बहुत घरेलू खातून थी। अच्छा। जिनको अपने घर, बच्चे और किचन के सिवा किसी चीज़ का पता नहीं था। अच्छा। ना मेरे बारे में कुछ पता था कि मैं क्या हूँ। अच्छा। हादसाती तौर के ऊपर हार्ट अटैक हुआ, उनका इंतकाल हो गया 97 में। वो मेरे लिए बड़ा सान्या था, बच्चे छोटे थे उस वक्त। 1 साल तक बड़ी कर्मनाक ज़िंदगी रही। फिर मेरा साहब ने भी, अफाकी साहब ने भी, और सबसे पहले जिस शख्स ने मुझसे कहा कि दूसरी शादी कर लो, वो था जमाल सानी। जमाल सानी। यानी इतनी जल्दी कहा कि अभी सोयम हुआ था और 4-5 दिन गुजरे थे कि वो मुझसे ताज़ियत करने आए और आके बोले फराज, दूसरी शादी का क्या प्रोग्राम है? मैं पागल हो गया यार, अभी सानिया बिल्कुल ताज़ा। बोले पागल नहीं, ऐसा जमाल बड़ा फिकैत खुला आदमी था। मुझसे कहना बकवास मत करो, अभी तुम्हारे बच्चे छोटे हैं, अभी कर लो, बाद में तुम्हारी बच्चियाँ तुम्हारी दूसरी बीवी को किचन में नहीं घुसने देंगी, बड़ी हो गई तो वो अपनी माँ के किचन में बर्दाश्त नहीं करेंगी दूसरी बीवी, अभी कर लो। उसकी बात बड़ी वजनी थी, तो हमने भी सोचा। और फिर जो थे, और फिर ये कि बच्चों को संभाले कौन, हमारा काम 2 बच्चों की जिम्मेदारी थी, बाहर रहना वगैरह वगैरह। तो बहरहाल फिर अली सुफियान आफाकी वो पहले आदमी थे जिन्होंने मुझसे, शबीना उस वक्त मेरे साथ मुझे असिस्ट करती थी। अच्छा।
जासूसी सरगुज़श्त में अच्छा अच्छा मेरी असिस्टेंट के तौर पर काम कर रही थी और उर्दू में एमए कर रही थी। अच्छा। तो आफाकी साहब ने इसकी तरफ इशारा किया। अली सुफियान आफाकी की बात कर रहे हैं? अच्छा। मैंने कहा यार आफाकी साहब वो कहाँ 3 बच्चों के बाप से शादी करेगी, भाई मैं कह रहा हूँ ना तुमसे, अच्छा। बात करो। मैंने कहा मुझसे तो नहीं है हिम्मत के मैं कहूँ कि बात करो। हाँ मैं अपने किसी दोस्त के लिए उसकी बेगम के लिए। तुम्हारा इस तरह बातचीत चली और मेरा साहब इसके मुखालिफ थे। अच्छा, मुखालिफत की उन्होंने? मुझसे कहने लगे वो बहुत एम्बिशियस है और बच्चों को नहीं संभाल सकेगी। अच्छा। मैंने उनकी बात नहीं मानी। इसी तरह हमारे दोस्तों में गुलाम कादिर और शैला रज़ा, जी। मेरे गुलाम कादिर ने भी मुखालफत की, अच्छा। लेकिन शैला रज़ा ने हिमायत की। मेरे दोनों मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया इस बात पर। शैला रज़ा, सॉरी, वही जो अभी कौमी असम्बली हाँ की, हाँ अच्छा, मेंबर थे पीपल्स पार्टी की। पीपल पार्टी की। तो दोनों मियाँ बीवी थे। हाँ, ये भी मुझे मालूम था। इनकी शादी में मैं शरीक था। अच्छा। तो जब मैं इनके घर गया, इनसे मशवरा किया तो कादिर ने मुखालफत कर दी। बोले नहीं यार वो सही नहीं है। तो शैला बोले दिमाग ख़राब है तुम्हारा। तो मियाँ बीवी में तकरार शुरू हो गई। अच्छा। खैर किस्सा मुख्तसर। तो इस तरीके से ये मामला आगे बढ़ा और फिर शादी हो गई। शादी में सब शरीक थे, क्या मेरा साहब, क्या यानी पूरी इलियास शाकिर, मुख्तार आकिल, हाँ, एक पूरी आपकी तो खैर। हद ये कि गुलाम कादिर, हद ये कि एक ऐसा शख्स भी शरीक था जो बीबीसी में काम करता रहा, आज का बड़ा मशहूर आदमी है वसतुल्ला खां। वो डायरेक्ट लंदन से एयरपोर्ट आया था और कादिर उसको पकड़ कर सीधा मेरी शादी में ले आया। अच्छा। वसतुल्ला खां भी शरीक था। अच्छा फराज साहब, अब आखिर में मैं आपसे ये पूछूंगा कि अब आजकल क्या मसरूफियात हैं आप? अब मैंने ख़ुद को बहुत महदूद कर लिया है। अब उम्र के तकाज़े, बहुत से काम करना चाहता हूँ। ख़ास तौर से ये चैनल वगैरह के हवाले से मेरा प्रोग्राम था, लेकिन चूँकि अभी मैं 2021 में बहुत बीमार रहा जी। तो बीमारी में सारे दांत निकलवाने पड़ गए। तो अब मुझे बोलने में भी प्रॉब्लम होती है, मेरी आवाज़ चेंज हो गई है। मुझे लगता है कि मेरी वो आवाज़ नहीं है जो कभी पहले। वो मुझे भी अंदाज़ा हुआ। हाँ, तो वो सब छोड़ दिया। अब बस क्लिनिक है, एस्ट्रोलॉजिकल प्रैक्टिस है, होम्योपैथिक प्रैक्टिस है के नाम से आपका क्लिनिक है। बाकी अल्लाह करम है, घर मेरा अपना है। तो जो क्लिनिक है डिफेंस में वो मेरा अपना है ज़ाती। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है। एक बड़ी सुकून की ज़िंदगी गुजर रही है। बेटे की शादी कर दी, यासिर, पोता पोती हैं, दोनों बेटियों की शादी कर दी। एक बेटी से नवासा है, तो दोनों बच्चियाँ। अल्लाह ताला ने आपको, आपने मुश्किलात भी देखी बहुत कुछ, लेकिन नवाजा भी आपको अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह ताला ये का अल्लाह आपके का बड़ा करम है। करम भी रहा। हालांकि मैं किसी काबिल नहीं था, हम न किसी हुनर में यकता थे, ना यगाना थे, कुछ नहीं थे। बस ज़िंदगी का सफ़र नकेल के गुजार दिया। हाँ, अब जो मेरी सारी तवज्जो है, अब मैं बहुत अर्से से ना फिक्शन पढ़ता हूँ ना अदब, अलबत्ता शायरी वायरी पढ़ लेता हूँ। कभी कभार ख़ुद भी कोई टूटा फूटा तो बंदी कर लेता हूँ, शेर वे कह लिया कभी मौका महल के लिहाज से। और बाकी सारी तवज्जो मेरी होम्योपैथी अच्छा, और एस्ट्रोलॉजी। अच्छा, ठीक है यासीन। ये था फराज साहब का एक मुख्तसर सा इंटरव्यू। मैं इसको मुख्तसर ही कहूँगा क्योंकि फराज साहब की ज़िंदगी का सफ़र इतना तवील है और मेरी कोशिश ये होगी, हमारी ये कोशिश होगी कि आगे भी फराज साहब से हम कुछ मालूमात करते रहें। कभी बीच के अंदर फराज साहब के इजाज़त लेंगे, उनसे टाइम लेंगे और इंशाल्लाह थोड़ा बहुत और भी मज़ीद इनसे बातें और भी मालूम करेंगे। तो ये आपको कैसी लगी आप कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।